सूरजपुर गांव में माधव नाम का एक मेहनती किसान अपनी पत्नी राधा और दो छोटे बच्चों बेटा रघु और बेटी सिया के साथ रहता था। वह बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से अपनी खेती बाड़ी करके अपने परिवार को पाल रहा होता है। एक दिन उसे खेत का काम करते करते समय का अंदाजा ही नहीं लगता और उसे घर पहुंचने में देर हो जाती है। दूसरी तरफ उसकी पत्नी राधा बहुत बेसब्री से उसका घर पर इंतजार कर रही होती है। जैसे ही भोला अपने घर पहुंचा तो राधा उससे पूछने लगी, अरे आ गए तुम, आज तो बहुत देर हो गई, कहाँ रह गए थे? अरे कुछ नहीं, भाग्यवान आज काम करते करते वक्त का अंदाजा ही नहीं लग पाया और उसी वजह से देर हो गई। चलो कोई बात नहीं, लेकिन रात होने से पहले घर आ जाया करो। रात में खेत का रास्ता बहुत सुनसान हो जाता है। हाँ हाँ, भाग्यवान समझ गया। बच्चे सो गए क्या? बच्चे तो खाना खाकर कब के सो गए। अब तुम खाना खा लो और जल्दी से हाथ मुंह धो के आओ। बाद में मैं इन पैरों के छालों पर दवाई लगा दूंगी। ठीक है, तुम अपना और मेरा खाना परोसो, आज साथ बैठकर खाना खाएंगे। राधा भगने से चावल निकालने के लिए उसमें हाथ डालती है तो उसको पता चलता है कि भगने में केवल एक इंसान के खाने भर के चावल बचे हैं। वह मन में चिंता करने लगती है। तभी हाथ पोंछते हुए माधव उससे कहता है, क्या हुआ भाग्यवान, तुमने अभी तक खाना नहीं परोसा? अरे इसमें तो चावल कम है। अगर इनको पेट भर खाना नहीं मिला तो ये खेत का काम कैसे कर पाएंगे? उसमें तो बहुत मेहनत लगती है। एक काम करती हूँ, मैं इनको भर पेट खिला देती हूँ। मैं पानी पीकर काम चला लूंगी। क्यों, क्या सोचने लगी तुम? खाना खत्म हो गया क्या? नहीं नहीं, मैंने खाना शाम को ही खा लिया था, इसलिए मुझे भूख नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए परोस दिया। मुझे पागल समझा है क्या तुमने? अरे मेरे साथ आकर खाना खाओ, जितना भी है दोनों मिलकर खा लेंगे। अरे नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। वैसे भी अगर पेट भर के खाना नहीं खाओगे तो खेतों में मेहनत कैसे कर पाओगे? माधव अपनी पत्नी की समझदारी से बहुत खुश हुआ। फिर दोनों साथ में खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन वो जब खेत में काम कर रहा था तो उसका दोस्त महेश भी अपने खेत से उसको देखता है कि माधव आसमान की तरफ देखकर तेजी से मेड़ बनाने का काम करने लगता है। महेश उसके पास आकर हंसते हुए कहता है, अरे माधव, अरे तूने ऐसा क्या देखा रे आसमान में जो तेरे काम में हिरण जैसी फुर्ती आ गई? अरे महेश, तू भी अपने खेत में जाकर जल्दी से मेड़ बना ले। मुझे लग है आज रात तेज बारिश हो सकती है। अरे कहीं नहीं बारिश हो रही यार, आसमान पूरा साफ है। मैं तो बना ले रहा अपनी मेड़, और तू भी बना ले। मौसम का कोई भरोसा नहीं। ठीक है माधव, तुम अपने खेत की मेड़ बना लो। मैं तो अब कल ही आकर मेड़ बनाऊंगा। आज वैसे भी बहुत काम कर लिया भैया। अपने खेत की मेड़ बनाकर अपने घर जाने लगता है और तभी वह देखता है कि महेश बिना मेड़ बनाए ही अपने घर चला गया। माधव झोपड़ी के बाहर खुले आसमान के नीचे सो रहा होता है, क्योंकि उसकी झोपड़ी में इतनी जगह नहीं होती कि पूरा परिवार एक साथ उसमें लेट सके। इसी समय उसके ऊपर बारिश की बूंदें गिरने लगती है। वो तुरंत हड़बड़ा कर उठता है। उसकी आवाज सुनकर राधा की भी आंख खुल गई। अरे तुम इतनी रात में फावड़ा लिए क्या कर रहे हो? सुनो भाग्यवान, मैं महेश के खेत की मेड़ बनाने जा रहा हूँ, वरना उसका पूरा खेत बर्बाद हो जाएगा। लेकिन तुमको क्या जरूरत, वो खुद अपने खेत की मेड़ ठीक कर लेगा। अरे कैसी बातें करती हो भाग्यवान, महेश मेरा मित्र है और मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। इतनी रात में तुम अकेले खेत पर नहीं जाओगे। बिजली कितनी तेज कड़क रही है और बारिश भी बहुत तेज हो रही है। नहीं नहीं, तुम यहीं रुको और बच्चों को संभालो, मैं सब कर लूँगा और मेड़ ठीक करके आ जाऊँगा। माधव बारिश में भागता हुआ महेश के खेत पर पहुंचा। उसके बाद उसने बहुत मेहनत से महेश के खेत की मेड़ बनाई। क्योंकि बारिश की वजह से मेड़ बार बार टूट रही थी, वो रात भर खेत में मेड़ बनाता रहा और आखिर में थककर वहीं सो गया। सुबह जब महेश ने देखा कि रात में तेज बारिश हुई है तो वह बहुत घबरा गया और चिंता से रोते हुए खेत की तरफ भागा। खेत में पहुंचकर उसने देखा कि उसका खेत बिल्कुल ठीक है और वहीं पास माधव लेटा हुआ है। वह समझ गया माधव ने खेत की मेड़ ठीक की है। भैया, माधव, अरे अरे उठो, अरे देखो सुबह हो गई। अरे महेश, तू यहाँ? अरे तू रो क्यों रहा है भाई? भैया मुझे लगा मेरे खेत की मिट्टी बह गई होगी। अरे मेरे होते हुए मैं तेरा नुकसान थोड़े ना होने देता।
तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अगर तुम मेरे बारे में इतना ना सोचते और रात को अपनी नींद ना खराब करते तो आज मेरी फसल का बहुत नुकसान हो जाता, जिसकी भरपाई मैं नहीं कर पाता। अरे ये ठीक कह रहा है माधव भैया, तुम वाकई में सबका बहुत सोचते हो, इसीलिए गांव में तुम्हारी जो है एक अलग पहचान है। अरे ऐसा ना कहो भाई, सब अपनी जगह बहुत मेहनत करते हैं। हाँ, लेकिन दूसरों का नहीं सोचते ना। खैर चलो, अब तुम जो है घर जाओ और आराम करो। हम सब मिलकर आज जो है तुम्हारा खेत का काम निपटा देंगे। हाँ। माधव घर आ जाता है। उसकी तबीयत ठीक नहीं होती, इसलिए राधा उसकी देखभाल करती है। वहीं दूसरी तरफ गांव का एक आदमी सुरेश अपनी फसल जमींदार के पास बेचने जाता है, लेकिन जमींदार उसकी फसल को देखकर 10 की जगह 2 रुपये का दाम लगाता है। ये सुन की हालत खराब हो जाती है और वह जमींदार के सामने गिड़गिड़ा लगता है। जमींदार साहब, यह गलत है। आप मेरी फसल की बहुत कम कीमत लगा रहे हैं। क्या कहा? मैं तेरे साथ गलत कर रहा हूँ? देखो गांव वालों, इसकी फसल देखो, जरा बारिश में भीगी हुई फसल, कि इसको अच्छे दाम चाहिए। जमींदार साहब, मेरी बेटी की शादी की तैयारी की वजह से मैं खेत पर ध्यान नहीं दे पाया। फसल बस भीगी हुई है, यह धूप में सूख जाएगी। देख सुरेश, तुझे समझ आए या नहीं, पर अगर 2 रुपये में फसल बेचनी है तो बेच, वरना उठा अपनी फसल और निकल जा यहाँ से। सुरेश अब मजबूरी में अपनी फसल 2 रुपये में जमींदार को बेच देता है, क्योंकि वह सोचता है कि जितना पैसा मिल रहा है वही उसके लिए इस वक्त बहुत जरूरी है। बेटी की बारात सर पर है और उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं है। वह पैसे लेकर अपने घर चला जाता है और उधर तबीयत ठीक होने के बाद माधव महेश के घर जाता है और दरवाजे से चिल्लाते हुए महेश को आवाज लगाता है। महेश, अरे ओ महेश, अरे जरा बाहर आओ। आओ माधव भैया, आज हमारे यहाँ कैसे आना हुआ? यार महेश, मुझे खेत में जुताई करने के लिए पुराने कपड़े चाहिए। मेरे ये कपड़े अभी नए हैं, जिनको मैं शादी बारात में पहन लेता हूँ। अरे क्यों नहीं भैया, अभी लाता हूँ। हाँ जल्दी से ले आओ, फिर मेरे साथ खेत पर चलो। ये लो भैया, अभी तो यही है मेरे पास। अरे वाह महेश, यह तो बहुत अच्छा है। चलो अब जल्दी से खेत पर चलते हैं, चलो। वो दोनों खेत पर जाकर जुताई का काम शुरू कर देते हैं और वहाँ हल्की हल्की बारिश भी होने लगती है। वहीं पास में बारिश के पानी में नहाते हुए गांव के बच्चे मजे कर रहे थे और माधव और महेश भी मजे से खेत में मिलकर जुताई का काम कर रहे होते हैं। अचानक महेश की नज़र माधव की धोती पर पड़ी, जिससे रस्सी जैसा कुछ लटक रहा था। राकेश उसको सांप समझकर छड़ी से उसको निकालने लगा, जिससे भोला की धोती खुलकर जमीन पर गिर गई। अरे अरे ये क्या किया महेश? अरे धोती खोल दी यार तुमने। अरे इसमें सांप था भैया, ये देखो, भागो भागो। बच्चे, भला काका की धोती मिल गई, अब इससे खेलेंगे। ये देखकर महेश को बहुत हंसी आती है, क्योंकि अब माधव निक्कर पहने हुए जिस पर गीली मिट्टी लगी हुई थी। बच्चों से धोती छीनने के लिए खेत की मिट्टी में गिरते पड़ते उनके पीछे भागने लगा था और एक हाथ से अपना नेकर पकड़े हुए था, जिससे वो खुल ना जाए। ये देखकर बच्चे और महेश को बहुत मजा आता है। वो माधव को पूरे खेत में इधर उधर भगाते हैं। अंत में माधव थककर एक जगह बैठकर अपनी इस नादानी पर हंसने लगा। अरे क्या माधव भैया, बच्चों को पकड़ नहीं पाए, यह लो अपनी धोती। अरे ये जरा जरा से लड़के जो है बहुत शैतान है भैया, और तुम जो है उनसे ज्यादा शैतान हो। खूब मजे ले रहे थे। अरे सच में तुमको पहली बार ऐसे किसी के पीछे भागते देखा है। भैया तो ऐसा मौका कैसे छोड़ता, बताओ। ठीक है, ले लिया मजे। अब धोती दो और खेत का बचा काम निपटाओ। एक रात जब माधव अपनी झोपड़ी के बाहर सो रहा था, तब उसे खेत से फसल काटने की आवाज आती है। वो तुरंत उठता है और उसकी आवाज से राधा भी उठ जाती है। क्या हुआ, ऐसे अचानक कैसे उठ गए? सुनो भाग्यवान, खेत से फसल काटने की आवाज आ रही है। मैं जाकर देखता हूँ, कहीं कोई चोर हमारी फसल तो नहीं काट रहा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हारा अकेले जाना सही नहीं है। ठीक है, चलो जल्दी। खेत पर पहुंचकर माधव देखता है कि एक आदमी उसकी आधी फसल काट कर लिए जा रहा है,
लेकिन वो शांत खड़ा उसको देखता रहता है। लेकिन राधा जैसे ही शोर मचाना शुरू करती है, माधव उसको मना करके घर वापस ले आता है। घर आकर राधा माधव से लड़ने लगती है। कैसे बुजदिल आदमी हो तुम चोर! तुम्हारे सामने तुम्हारी मेहनत की फसल काट कर ले गया और तुम उसे रोकने के बजाय मुझे यहाँ लेकर आ गए। देखो भाग्यवान, तुम्हारा गुस्सा जायज़ है, लेकिन वह कोई चोर नहीं, हमारे गांव का ही एक मजबूर आदमी था। ऐसी कैसी मजबूरी की चोरी करनी पड़े? होती है मजबूरी। खैर अभी सो जाओ, मैं ये सब तुमको जो है कल सुबह समझाऊं। अच्छा। अगले दिन गांव वाले अपनी अपनी फसल लेकर बेचने जाते हैं और वहां पर सुरेश भी अपनी फसल लेकर आता है, जिसको सब अजीब तरह से देखने लगते हैं क्योंकि इस बार उसके खेत में फसल ही नहीं होती है। जमींदार उसको बुलाता है। आओ आओ सुरेश, फसल लाए हो बेचने, जरा दिखाओ तो फसल कैसी हुई है इस बार। जमींदार साहब, इस बार मैं अपनी फसल को 10 रुपये के हिसाब से ही बेचूंगा, क्योंकि इस बार मैंने बहुत मेहनत से अच्छी फसल उगाई है। मेरे सामने झूठ बोलता है नालायक। अरे जब तूने अपने खेत में फसल लगाई ही नहीं तो फसल कैसे हुई तेरी? मुझे पता है कि तूने माधव के खेत से चोरी की है। नहीं 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 नहीं, जमींदार साहब, ये फसल मेरी ही है, मैंने कहीं से नहीं चुराई। चुप नालायक, गांव वालों पकड़ो इसे, ये चोर है सुरेश, तुझे मैं अभी पुलिस के हवाले करवाता हूँ। सुरेश रोते हुए जमींदार से माफी मांगने लगता है और अपनी बेटी की शादी तक की मोहलत मांगता है। जमींदार उसको थोड़ा समय दे देता है और इसी बीच सुरेश अपने खेत में मेहनत करके बहुत अच्छी फसल की और माधव से माफी मांगी और उसको उसकी फसल वापस कर दी और अपनी फसल जमींदार को बेचकर अपनी बेटी की धूमधाम से शादी करवाई।